गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ए टॉप एडू हब में। पिछली क्लास में हमने देखा चैप्टर 1। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी अभी तक जो लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे, अब धीरे धीरे वो फूड को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, यानी एग्रीकल्चर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, ये भी जो चैप्टर है एक कहानी से स्टार्ट होता है। कहानी है एक तुषार। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। वो अपनी कजिन की वेडिंग के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। वो ट्रेन से जा रहा है और विंडो सीट पा जाता है, और वो जो विंडो सीट पे बैठ के ग्लास से यानी कांच से बाहर देखता है। अचानक से उसके अंकल आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है पहली बार आज से लगभग 150 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वो सोचने लगता है कि जब ट्रेन नहीं थी तो लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, या फिर लोग ट्रैवल ही नहीं करते थे, किसी एक प्लेस पे ही रहते थे। तो बस वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और बात करते हैं चैप्टर के बारे में। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। जो पहले के लोग थे क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वी नो वी नो अबाउट पीपल who lived in subcontinent as early as 2 million years ago। हमें पता है कि लगभग आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले इस सब कॉन्टिनेंट पे लोग रहना स्टार्ट किए। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर। और हम लोग उन लोगों को हंटर्स और गैदरर कहते हैं। ये हंटर्स एंड गैदरर कहते क्यों हैं, उसका रीजन है, कुछ लॉजिक होगा। बिल्कुल, हंटर से हमें पता चलता है शिकारी, गैदरर मतलब इकट्ठा करने वाले। तो जो लोग 2 मिलियन ईयर्स पहले थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। यानी उनका जो जीवन था वो हंटिंग पे और फूड को गैदर करके चलता था। यानी वो लोग शिकार करते थे। शिकार किसका करेंगे भाई, जाहिर सी बात है जो वाइल्ड एनिमल होंगे उनका करेंगे। मछलियां पकड़ लेंगे, बर्ड्स को पकड़ लेंगे। साथ में वो गैदरिंग करते थे। गैदरिंग किसकी करेंगे, फ्रूट्स की करेंगे, रूट्स की करेंगे, नट्स, सीड्स, लीव्स, जो चीजें लंबे समय तक चल सकती हैं उनका वो स्टोर करते थे। और हंटर्स गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। और जो हंटर्स गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उसके कई रीजन। फिलहाल यहाँ पे हमें सिर्फ दो रीजन की बात करनी है। पहला रीजन है, फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अगर कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पर काफी समय तक रहता है तो वहां के वो रिसोर्स खत्म कर देता है। सेम उसी तरह जो हंटर्स और गैदरर रहते थे वो जहां रहते थे आसपास का जो भी रिसोर्स होता था, एनिमल, वाइल्ड एनिमल, जो प्लांट, जहां से फ्रूट और बाकी सारी चीज गैदर हो सकती है, इन सभी को वो यूज कर लेते थे, खत्म कर लेते थे। तो उनकी मजबूरी होती थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक, उन्हें फिर खाना खोजना होता था, खाना खोजने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है, सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of a smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That's why those who hunted them had to follow their movement. एक्चुअली होता क्या था, जो एनिमल्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते। अब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे भाई, जैसे कोई वाइल्ड एनिमल है तो उसे प्रे चाहिए, यानी एक तरह से जो उनका खाना है वो, यहाँ का रिसोर्स खत्म है तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे डियर हो गई या वाइल्ड जो जंगली भैंसे या फिर जो होते थे, इन लोगों को ग्रास चाहिए, लीफ चाहिए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जो ह्यूमंस थे, जो उस समय हंटर्स और गैदरर्स थे, इन्हें खाना तो इन्हीं एनिमल्स को था, तो ये उनके पीछे पीछे ये भी वहां तक चले जाते थे। ठीक है, दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम, जो उनको हंट करते थे यानी ह्यूमन, वो उनको फॉलो करते करते चले जाते थे। तो दो रीजन हो गया। पहला रीजन तो ये था कि हमारे आसपास के रिसोर्स खत्म हो गए तो हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। दूसरी चीज कि हम जिस पे डिपेंड है, जो एनिमल्स या जिन पे डिपेंड है, वो सारी चीजें
दूसरी जगह शिफ्ट हो रही तो उनके पीछे पीछे हम भी वहां तक पहुंच गए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, जो तीसरा रीजन है, द थर्ड रीजन, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। भाई जाहिर सी बात है, आप समर का सीजन चल रहा है, आप सभी को पता है, आपको आसपास आम ही आम दिखाई दे रहे होंगे पेड़ों पे। तो सेम यही चीजें होती है कि जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग सीजन पे आते हैं। सो पीपल may have moved from season to season in search of different kinds of plants। और ये गैदरिंग का काम करते थे, तो मे बी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए जाते हो ताकि अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग चीजें स्टोर कर पाए। फोर्थ रीजन है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, streams and rivers, while animal many rivers and lakes were perennial, others are seasonal. People living in their banks would have go in search of water during the dry season। जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि प्लांट्स एनिमल सबको वाटर चाहिए चाहिए। तो वाटर जो होता था लेक्स का या स्ट्रीम्स का या रिवर्स का, वो खत्म हो जाता था। खत्म क्यों हो जाता था? क्योंकि ढेर सारी जो रिवर्स थी वो सीजनल थी, पेरेनियल रिवर भी थी, लेकिन जो लोग सीजनल रिवर्स के आसपास रहते थे उनकी मजबूरी हो जाती थी कि अगर समर आ गया, ड्राई सीजन आ गया जहां पे पानी सूख जाएगा, तो उन्हें पानी नीड होती थी, वो तो पानी की खोज में दूसरी जगह चले जाते। तो आयोग ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला कि वो इसलिए जाते थे क्योंकि वहां के रिसोर्स खत्म हो जाते थे। दूसरा कि वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि उनका प्रे यानी जिन्हें वो खाना है वो घास उसके चक्कर में दूसरी जगह चले जाते थे, तो ये उनके पीछे पीछे जाते थे। तीसरा रीजन ये था कि जो प्लांट्स पे फ्रूट्स होते थे अलग अलग सीजन में होते थे, तो इन्हें एक सीजन में कहीं और दूसरे सीजन में कहीं और जाना पड़ता था। और चौथा रीजन था कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी, जहां सीजनल रिवर्स या फिर लेक और पॉन्ड के वाटर जब ड्राई हो जाते थे, सूख जाते थे, तो इन्हीं की मजबूरी हो जाती थी कि वहां से इनको शिफ्ट करना पड़ता था। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अच्छा चलो ठीक है, हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से, हमें पता कैसे चला कि हाँ ऐसे भी लोग हुआ करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स hunter gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stones will have survived best। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, हमने पिछली क्लास में बात किया था, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जमीन के नीचे से चीजों को खोद के एक्सकवेट करके फाइंड करते हैं और पता लगाते हैं कि वो कब का है। तो उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सी ऐसी चीजें खोजी जो हंटर्स और गैदरर्स यूज करते थे, उन्होंने ही उसको बनाया। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। तो इससे पता ये चला कि लोग पत्थरों के हथियार बनाते थे और उसका यूज करते थे, कहीं कहीं लकड़ियों का, और कभी कभी जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे उनकी हड्डियों से भी वो अपने हथियार बना के आगे की हंडी उससे करते थे। इन सभी में से जो सर्वाइव कर पाया, वो सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाया स्टोन टूल्स, जो पत्थर के टूल्स थे, वो काफी समय तक मिले और वही काफी समय तक चले, जिसकी वजह से वो अभी तक सर्वाइव हो। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, scrap bark and hides, animal skin, crop, roots and roots. Some may have been attached to the handles of the bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. Some of these stones tools were used to cut meat। ये जो स्टोन के जो टूल्स मिलते हैं, ये कट करने के, मीट को या बोन को कट करने के काम आते थे। स्क्रैप बार्क जो पेड़ की छाल होती है उसको छिलने के काम आते थे, या एनिमल्स के छिपने के काम आते थे। लोग क्या करते थे, एनिमल्स की जो स्किन लेते थे उन स्किन से खुद को बचाते थे। जैसे विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो जो एनिमल्स की जो खाल होती थी, स्किन होती थी, वो बहुत हॉट होती थी, बहुत गर्म होती थी, इनको ठंडे में बचाने के काम आते थे। साथ में चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, उन्हीं पत्थरों से ये फ्रूट्स या रूट्स को कट करते थे खाने के लिए। सब में हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बोन, कुछ को बोन्स के हैंडल में अटैच कर देते थे।
टू मेक स्पीयर्स एंड उससे स्पीयर्स या एरो बना लेते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ लकड़ियां काटने के जिससे कि उनको जलाया जा सके, जलाने के लिए जो लकड़ी होती है वो भी उसी से बनाते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ियों का यूज सिर्फ इसी काम में नहीं, हट और टूल बनाने में भी होता था। अब देखिए यहां दिया हुआ है स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, देखिए यह है स्टोन टूल, इसका यूज किया गया होगा। एंड डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को डिग करने के लिए, यहां पे आप देख सकते हैं ये भाई साहब डिग कर रहे हैं। दूसरा स्टिचिंग द क्लोथ, यहां पे ये भाई साहब क्लोथ को स्टिच कर रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब भाई रहेंगे कहां, वो प्लेस भी तो फाइंड करना होगा। लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे मैप 2 दिया हुआ है। ऑल द प्लेसेस मार्क विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर, जहां जहां आपको रेड ट्रायंगल दिख रहा है वहां वहां हंटर्स गैदरर मिलते हैं। तो देखिए जैसा हमें पहले से पता है, हमने देखा था ये है नर्मदा रिवर, इसके बैंक पे, तो यहाँ पे जो मिलता है भीमबेटका, भीमबेटका की ढेर सारी केव्स हैं, उससे सिंबल्स मिले हैं। या फिर ये हंसगी है, कुरनूल केव्स है, इन सभी जगहों पे हमें हंटर्स गैदरर्स के छाप मिले हैं, यानी ये पता चला कि यहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहते थे। ठीक है, तो पहला आप हो गया भीमबेटका नर्मदा रिवर के ऊपर, फिर हंसगी कृष्णा रिवर के पास, और कुरनूल केव्स ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी वहां। ओनली सम आर शोन इन द मैप, मेनी साइट्स वेयर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, जो ढेर सारी साइट्स थी वो वाटर के आसपास होती थी, जैसे रिवर्स या लेक के आसपास होती थी। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. तो भाई जाहिर सी बात है, हंटिंग होनी है स्टोन टूल से, तो लोग ऐसे प्लेस जरूर खोजते थे जहां से अच्छे क्वालिटी के स्टोन मिल पाए, जिससे कि वो आसानी से अपने लिए हथियार बना पाए। ठीक, अब देखिए भीमबेटका जिस जो मैंने आपको मैप में दिखाया, इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर। पीपल चूज these people choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? अब सीधी सी बात है, जो भीमबेटका है नर्मदा रिवर के किनारे पे आपको दिखाई दिया था, मैंने दिखाया था आपको। दिस इज, ये है भीमबेटका, ये है भीमबेटका, रेड कलर दिख रहा है आपको नर्मदा रिवर के ऊपर। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ये ओल्ड साइट है जहां पे केव्स और रॉक शेल्टर मिलते हैं। पीपल नेचुरल केव को इसलिए चूज करते थे, इससे फायदा क्या होता था, उन्हें शेल्टर मिल जाता था, बरसात से उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, बहुत ज्यादा हीट होगा तो भी जो केव होता था ठंडा रहता था, बहुत तेज हवा चलती है उससे वो सेफ रहते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये सब नर्मदा वैली के आसपास मिलते हैं। क्यों, मैंने तो पहले ही बताया कि जो सेटलमेंट होता था जो हंटर्स गैदर का, वो रिवर्स के आसपास ही होता था। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब, देखो ये एक पेंटिंग है जो रॉक शेल्टर से मिलती है। मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, उनकी वॉल्स पे पेंटिंग्स मिलती है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अब होता क्या था कि देखो एनिमल्स ये हंटिंग करने का काम करते थे, तो जो लोग जीवन में जो करते हैं एक्चुअली उसी को रिप्रेजेंट करते थे। तो वहां जो पेंटिंग्स मिलती थी उसमें एक जानवर आगे भाग रहा होता था, पीछे से एक इंसान उसको दौड़ा रहा होता था, उसके हाथ में स्पीयर यानी भाला या कुछ भी इस तरह का होता था जिससे उसे हंट करे, यानी जो सिंबल होता था वो हम शो करते थे कि हम हंटिंग कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह के जो आपको इमेजेस मिलती हैं वो मध्य प्रदेश में या साधन उत्तर प्रदेश में भी ये सारी चीजें मिलती हैं। अब देखिए
ये जो फिगर है, चलिए, साइट्स, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of earth, buried under the earth or sometimes even underwater. You will learn more about the different sites in the literature. Sites क्या होती हैं? Sites वो जगह होती हैं जहां से पुरानी चीजों के रिमेन्स मिलते हैं, यानी कोई पुराना टूल्स मिल गया, मान लीजिए अभी कोई आपके आसपास ही कोई जगह है जहाँ पे खुदाई हुई, एक्सकवेट किया गया, तो हमको एक पुराना टूल्स मिल गया, तो वो उसको भी हम साइट्स कहने लगेंगे. तो ऐसी जगह जहां से पुरानी चीजें, चाहे पुरानी बिल्डिंग हो या पुराने पॉट्स या फिर टूल्स मिलते हैं, उसे हम साइट्स कहते हैं. दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. इसको यूज किया गया था, उसके बाद लोगों ने इसे छोड़ दिया. दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, या तो सरफेस पे मिला या फिर बरीड अंडर द अर्थ, समय के साथ वो जमीन के नीचे दबा हुआ मिल गया, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कभी कभी वाटर के नीचे भी मिलता है. यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर. इसके आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल जितनी चीजें हैं हम उसकी बात कर लेते हैं. फाइंड अबाउट द फायर. फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2. अभी हमने देखा था कुरनूल केव्स. कुरनूल केव्स है कहाँ पे? आइए, ये है कुरनूल केव्स, यहां मिलती है कुरनूल केव्स. ये हो गई हमारी कुरनूल केव्स. ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर. यहां पे हमें एस मिला है, यानी राख. दिस सजेस्ट दैट, अब राख से हमें क्या पता चलता है? दैट पीपल वेर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यानी यहाँ के लोगों को पता था कि फायर कैसे, आग कैसे जलाई जाती है या फिर आग से कैसे वो करते हैं. फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स. और यहाँ पे इस समय हंटर गैदरर्स ने फायर का यूज कई उसमें किया होगा. एज ए सोर्स ऑफ लाइट, मे बी वो रोशनी के लिए उन्होंने यूज किया होगा. टू रोस्ट मीट, या तो मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड टू स्केयर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को डराने के लिए भी फायर का यूज किया जा सकता है. यानी कुरनूल केव्स में हमें एस के ट्रेसेस मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग आग से, आग की जानकारी उन लोगों को थी, और ये जो आग था वो मे बी यूज इसलिए करते होंगे ताकि वो लाइट बर्न कर सके, रोशनी के लिए यूज किया हो, या फिर हो सकता है उन्होंने मीट को रोस्ट करने के लिए किया हो, या फिर जानवरों को भगाने के लिए, जानवरों को डराने के लिए. बात करते हैं नेम्स एंड डेट. जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेम्स और डेट दो चीजें ऐसी हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी. तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. दे कॉल द अर्लियर पीरियड द पैलियोलिथिक. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos means stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. Archaeologists have given lengthy names. उन्होंने जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें लंबे लंबे नाम दे रखे हैं. जैसे पैलियोलिथिक, ये जो पैलियोलिथिक नेम आता है, ये आता है पैलियो, जिसकी मीनिंग होती है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टोन. द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स. ये बताता है कि उस समय स्टोन टूल्स मिला करते थे. द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स. जो पैलियोलिथिक एज आता है ना, ये 2 मिलियन से शुरू होकर 12,000 ईयर्स तक जाता है. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. अब जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन तो 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स तक का है. इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है. एक को लोअर कहा गया, एक को मिडिल और एक को अपर पैलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और इसमें हमारी हिस्ट्री का 99% है, वो सब कुछ इसी में आ जाता है. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. जो एनवायरमेंटल चेंज आता है वो आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात हम करते हैं. और
आज से लगभग 10,000 साल पहले मेसोलिथिक स्टार्ट हो जाता है, जिसे मिडिल स्टोन कहते हैं, मिडिल स्टोन एज कहते हैं। अब मिडिल स्टोन एज क्यों कहते हैं? स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में स्टोन्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ, छोटे छोटे हथियार मिलते हैं जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। Microliths were probably stuck on to handles of the bone or wood to make tools such as saws and sickles. जो माइक्रोलिथ, जो छोटे छोटे हथियार होते थे, ये हैंडल के साथ लगे रहते थे, चाहे वो बोन का हो या लकड़ी का हो। सच एज जैसे सॉज या सिकल्स होते हैं। एट द सेम टाइम अदर वेराइटी ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। इस समय ये नए जो टूल्स आ गए ये तो यूज ही थे, साथ में पुराने वाले भी चल ही रहे थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम, अब देखो हमने बात कर ली मेसोलिथिक। मेसोलिथिक कब से है? 10,000 ईयर्स तक। अब बात करेंगे द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज, इसे न्योलिथिक कहते हैं या नया युग कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्योलिथिक मीन्स? वी हैव आल्सो मेंशन्ड the names of some places. You will find the name of many more places in the later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call. भाई जाहिर सी बात है उस समय लोग क्या कहते थे हमें नहीं पता, इसलिए हमने अपने हिसाब से नए नए नाम दे रखे हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब बात करेंगे कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा था। हमने अभी बात की थी कि मेसोलिथिक एज तक इन्वायरमेंट हमारा चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो अबाउट अराउंड 12,000 years ago there were major change in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, cattle, animals that survived on the grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about the herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. अब देखिए, around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world. हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट में पूरी तरह से चेंज हो गया with the shift of relatively warm condition. अब हमारे यहाँ धीरे धीरे वार्म कंडीशन आ गए। In many areas this led to development of grassland. इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे ग्रासलैंड बन गया। अब ग्रासलैंड होने का मतलब है घास ज्यादा है तो नंबर ऑफ एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे, डियर, एंटीलोप, गोट, शिप यानी कैटल, ये सब बढ़ गए। क्योंकि जब ग्रास की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा होगा। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो लोग हंटिंग करते थे एनिमल्स की, अब वो लोग भाई उनकी मजबूरी थी इनके पीछे पीछे आएंगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट, उन्हें पता होना चाहिए कि लोग खाते क्या है, किस सीजन में ब्रीड करते हैं। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। इससे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? हर्डिंग और रियरिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब उन्हें ये लगने लगा कि अगर हम एनिमल्स को रियर करेंगे तो हमारे पास मीट की अवेलेबिलिटी रहेगी। यानी अगर हमने गोट को रियर किया हुआ है, ब्रीडिंग कराएंगे तो हमारे पास पूरे साल खाने के लिए रहेगा। साथ में उन्हें फिशिंग भी पता चल गई, तो उन्हें फिशिंग भी इंपॉर्टेंट, रिवर के आसपास रहते ही थे, अब वो फिशिंग भी उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ करने लगे। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब हमने बात कर ली कि हर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, हर्डिंग के साथ साथ अब धीरे धीरे फार्मिंग भी आएगी। आएगी कैसे? दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन ब्रीडिंग bearing grasses including wheat, barley and rice grew. Naturally, in the different parts of the subcontinent, men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grow and when they ripen. एक्चुअली में ये वो टाइम था जब कुछ ग्रेन्स जो थी वो बियर करने लगी, बढ़ने लगी, जैसे ग्रासेस, जैसे इन आपका वीट हो गया, बार्ली हो गया एंड राइस, ये नेचुरली अलग अलग पार्ट्स पे ग्रो की। मेन, वुमन या चिल्ड्रन जो उस समय के लोग थे वो इसे कलेक्ट करने लगे फूड के तौर पे। यानी ये किसी को नहीं पता कि ये कैसे आई, बट ये एक तरह की
ग्रास थी और धीरे धीरे जब ये ग्रो करने लगी और लोगों को लगा कि हाँ ये तो खाने लायक है, तो फिर उसको उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ कदम बढ़ाया। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट। इन सभी चीजों को देख के उन्होंने धीरे धीरे ये सोचा कि यार हम भी प्लांट्स ग्रो करते हैं ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। अब धीरे धीरे वो लोग क्या हुए, फार्मर्स हो गए। यानी वो अनडिजायर्ड प्लांट जिसके बारे में उनको नहीं पता था, अचानक से कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको वो स्टोर करना शुरू करते हैं, उनको खाना शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमें इन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, हमारे लायक है। धीरे धीरे ये लोग फार्मर्स बन जाते हैं। people could also attract them then tame animals by leaving food for them near their shelter। लोग क्या करते थे, people could also attract and then tame animals को टेम कर सकते थे, उनके लिए खाना छोड़ सकते थे, उनके अपने आसपास शेल्टर्स बना सकते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पहला एनिमल जो टेम हुआ था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। डॉग का एंसेस्टर, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो पहला एनिमल था वो डॉग था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप। अब उन्हें ऐसे जानवरों की जरूरत थी जो आसानी से उनके कैंप के आसपास आ जाए, उन्हें हार्म ना पहुंचाए। वेयर दे लिव्ड दीज एनिमल्स सच एज, अब भाई जो उन्हें हार्म नहीं करेगा वो कौन होगा, सिर्फ गोट, कैटल एंड आल्सो पिग लिव्ड इन द हर्ड। अब इनको हर्ड में रखा उन्होंने, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, मैक्सिमम ग्रास खाती थी। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डल। अब लोग क्या करते थे, इन्हें सिर्फ पालते नहीं थे, साथ में उन्हें अटैक से ही बचाते थे, वाइल्ड एनिमल से उनको सेव करते थे। अब धीरे धीरे एक तरह से आप कह सकते हैं वो हर्डर्स हो गए, यानी जानवरों को पालने वाले हो गए। डोमेस्टिकेशन,